आज यही मेहनत करके, यही पसीना बहा के हमारे बीच में एक बहना है, मैं उनको इनवाइट करूंगी आप सबके खतरनाक जोरदार तालियों के बीच में स्वाति मौर्य जी को। प्लीज मैम, वेलकम। वेलकम स्वाति जी, मोस्ट वेलकम स्वाति मैम, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, वेलकम। धन्यवाद मैम। मेरा नाम स्वाति मौर्य और मैं दोस्तपुर सुल्तानपुर से बिलोंग करती हूँ। सर्वप्रथम मैं परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए, अपने माता पिता जी के चरणों में चरण बंदन करते हुए, अपने देवता समान इतने विजनरी पुरुष मिस्टर टीसी छाबड़ा सर जी के चरणों में मैं चरण बंदन बार बार करती हूँ और अपने अपलाइन सबसे फास्टर लीडर पूर्वांचल के मिस्टर डीके सिंह सर जी के चरणों में मैं चरण बंदन करती हूँ और पारस मौर्य सर जी के चरणों में मैं चरण बंदन करती हूँ। और मेरे गुरु जिनके माध्यम से आज ये मौका मुझे मिला, आज शायद वो गुरु हमारे नहीं होते हमारी जिंदगी में, तो शायद आज ये मौका मुझे नहीं मिलता। तो मैं अपने गुरु मिस्टर रमेश वर्मा सर जी के चरणों में मैं चरण बंदन करती हूँ। सर को मैं भगवान से कहीं बड़ा अगर कोई और पद होता तो शायद मैं सर को देती, लेकिन आज सर जी मेरे लिए उस तरीके से हैं कि अगर मैं पूरे बदन के चमड़े उतार के अगर मैं जूती बना के सर के कदमों में पहनाऊं तो भी कम है। क्यों? क्योंकि आज जो स्टोरी मैं बताने जा रही हूँ इसके पीछे सर जी का ही पूरा हाथ है, मेरे गुरुदेव का पूरा हाथ है। एक टाइम था, मेरे माता पिता हैं और मेरी फैमिली जो थी मैके की वो बहुत बड़ी थी। पूरे 35 से लेके 40 परिवार हमारी फैमिली में थे, एक ज्वाइंट फैमिली थी हमारी। मेरे पिताजी का मन था कि बिटिया हमारी पढ़ाई लिखाई करे, लेकिन पहले ज्वाइंट फैमिली में घर के एक मुखिया हुआ करते थे, मेरे बड़े पिताजी थे, कहे कि जो है इनकी शादी जो है लड़कियों को जल्दी कर देनी चाहिए। 14 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी गई। मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई, 8वीं तक मेरी पढ़ाई लिखाई हुई और 8वीं तक पढ़ाई लिखाई करके तुरंत हमारी शादी कर दी गई। मैं ससुराल आ गई। ससुराल आए, यहाँ भी पढ़ाई का अगर मैं पी बोल देती तो लोग गले पे छुरी रख देते। यहाँ का माहौल ऐसा था, बिल्कुल अशिक्षित परिवार था, बिल्कुल अशिक्षित। जितने भी हमारे मोहल्ले के लोग थे सारे लोग अशिक्षा से एकदम भरे हुए थे। इतनी रूढ़वादिताएं थी कि जिससे कि मेरा दम घुटता था, मेरा मन बहुत करता था पढ़ाई लिखाई करने का। लेकिन कभी-कभी जब पिताजी कहते थे अपनी बिटिया को हम पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, तब वहां मैं बैठती थी। जब अपने ससुराल में अकेली हुआ करती थी तो दिमाग में आता था कि पिताजी के इतने बड़े सपने थे, लेकिन मेरे पिताजी के सारे सपने टूट गए। शायद ये मेरा दुर्भाग्य है। और इस चीज को मैं सोचते हुए घर पे सारे बिरादरी की मौर्या हूँ, खेती बाड़ी, घर परिवार समाज सबको लेके मैं चल रही थी। बहुत हाथ पैर पटकी, बहुत कुछ मैंने यत्न जतन किया कि मैं कुछ कर पाऊं, लेकिन मेरे हस्बैंड को कोई चीज पसंद नहीं था। एक बारी मुझे अवसर मिला शिक्षा मित्र में जाने का, लेकिन वहां भी मेरे घर वालों ने कहा कि अगर ये नौकरी करेंगी तो घर का काम कौन करेगा, इसलिए जो है उन लोगों ने हमको करने नहीं दिया। फिर उसके बाद एक बारी आंगनबाड़ी में हमको मौका मिला। फिर घर वालों को लगा कि जब ये नौकरी करने लगेंगी तो काम कौन करेगा, इस वजह से उन लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं करने दिया और मुझे बराबर घर पे ही रखा कि तुम केवल घर का काम धाम करो। 4 बच्चे मेरे हैं, जिसमें हमारी 3 बेटी हैं, 1 बेटा है। आज बेटा मेरा लखनऊ में बीबीए करके एमबीए कर रहा है। बिटिया हमारी बीएड, टेट, सीटेट, पीजी क्वालिफाई करके अभी जेआरएफ की तैयारी कर रही है। एक बिटिया की मैंने शादी कर दी है और एक बिटिया हमारी अभी इंटर फाइनल का एग्जाम चल रहा है। आगे यूपीएससी के लिए जो है मूड बनाई है बिटिया हमारी। लेकिन एक टाइम वो था कि तब जो आज का चीज मैं सोच पा रही हूँ और अपने बच्चों के लिए मैं कर पा रही हूँ, एक टाइम वो था कि मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं इस चीज को कर पाऊंगी। लेकिन नहीं, आज उस चीज को मैं इस तरीके से तैयार कर पाई कि मेरी सोच बड़ी थी। भले ही मेरे पास मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, लेकिन मेरी सोच बड़ी थी कि मैं अपने बच्चों को प्राइमरी विद्यालय में नहीं पढ़ाऊंगी। उसके लिए मैंने घर से बगावत करी। अपने लिए मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने अपना जान लड़ा दिया। खेती बाड़ी में पूरा अपना दिमाग लगा दिया। इतनी मेहनत किए और करके अपने बच्चों को मैंने पढ़ाया। चलते चलते सफर गुजरता गया इसी तरीके से। और एक दिन हमारे गुरुदेव का आगमन हुआ। हमारे गुरुदेव जी आए
उनको किसी तरीके से मेरा नंबर मिला था कि एक स्वाति मौर्य जी हैं दोस्तपुर में और अच्छा बोलती हैं, कुछ उनके अंदर जिज्ञासा है करने की, ऐसा उनको किसी ने बताया था। सर हमारे घर आते हैं और हमको आरसीएम का प्लान बताते हैं, लेकिन मुझे ये पता था, मैं बहुत पीड़ित थी कि ये लोग जब हमको कुछ करने नहीं देते हैं तो लोग हमारे पास आते क्यों हैं। मुझे बहुत गुस्सा आई थी सर के ऊपर। मैंने कहा सर प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए, मुझे कुछ भी नहीं करना है क्योंकि मेरे घर वाले चाहते नहीं है तो मैं क्यों करूँ। और सच बताएं, उस दिन मैंने मूड बना लिया था कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मुझे मर जाना है। क्यों? क्योंकि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मुझे बिल्कुल घर में बिल्कुल सपोर्ट भी नहीं मिलता था, किसी चीज को लेकर ना सम्मान मिलता था। मतलब एक मशीन की तरह हम यूज होते थे। जब जिसका मन करता था बटन दबा देता था और बोलता था कि ये काम कर लो, वो काम कर लो, इस तरीके से कर लो, उस तरीके से कर लो। इस तरीके से मुझे यूज किया जाता था घर में। बिल्कुल मेरी इज्जत नहीं थी एक पैसे की और मैं एकदम तंग आ गई थी। मुझे लग रहा था कि मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन उसी दौरान मेरे सर जी की एंट्री होती है और सर जी हमको ऐसे बताते हैं कि बेटा ऐसी बात नहीं है, आप मेरे साथ आओ, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप मुझे बताना, आप शुरुआत करो बस। जब सर ने हमको इतना आश्वासन दिया, बोले सर कि आप मुझे किसी भी रिश्ते से जान लो, एक भाई के रिश्ते से, एक दोस्त के रिश्ते से, जो भी तुमको अच्छा लगे, जो सही लगे, जो निभा सको मान लो, और उसके बाद से तुम मेरे साथ लग जाओ। एक दिन तुम्हारी जिंदगी यहाँ से बदल जाएगी स्वाति। लेकिन उस दिन मेरा मूड बहुत खराब था। मैंने सर से कहा कि आप मेरी कुर्सी छोड़ दीजिए और यहाँ से चले जाइए, दरवाजा खुला है, और आइंदा लौट के यहाँ वापस मत आइएगा। मैंने आपको बता दिया कि मुझे नहीं करना, तो आप मुझे क्यों इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं, जाइए यहाँ से। लेकिन गुरुदेव जी ने कहा कि स्वाति मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो प्लीज। मैंने कहा ठीक है आइए। उन्होंने कहा जेब में पैसा हो पानी मार्केट में भी मिल जाएगा, लेकिन जो स्वाति मैं चाह रहा हूँ आप अपना डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो, मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं गुस्से में आके उनको डॉक्यूमेंट्स दे दी और उसके बाद से गुरुदेव मेरे फोटो खींच के लेके चले गए और मेरी आईडी ले जाके लगाए। मुझे पता नहीं था कि कब मेरी आईडी लगी, कैसे लगी, कुछ भी मुझे जानकारी नहीं थी। और कुछ ही दिनों के बाद फिर एक दिन हमारे गुरुदेव हमको जबरदस्ती हमको कॉल किए, तो हमने बताया कि सर जो है हम मैके में हैं और मैके में हम बहुत खुश रहते थे। तो सर जी हमारे मैके चले गए पूछते पूछते और वहां से उठा के हमको एक मीटिंग में लेके गए। उस मीटिंग में हमारे गुरुदेव की ही मीटिंग लगी थी और गुरुदेव जी जब मंच पे चढ़ते हैं और वहां से जब उतरते हैं, तमाम सारे लोग सर का पैर छू रहे थे और सर इतना अच्छा स्पीच किए सर कि मुझे मेरे दिल को छू गई और मुझे ऐसा लगा कि हे भगवान मैं कितनी गुनहगार हूँ। मुझे बहुत गिल्टी फील हुई जब सर उतर के आए मंच से। मैंने सर को हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, मैंने कहा सर मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए और बता दीजिए कि क्या करना है। उसी दिन से सर ने बताया मुझे और मैं स्टार्ट हो गई, चोरी चोरी काम को करने लगी। घर में मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया, अपने बच्चों को केवल बताया, बाकी किसी को नहीं बताया। और स्टार्ट किया हमने, फर्स्ट महीने में ही मैं बिगनर हो गई और अगले महीने फिर मैं स्टार्टर कर गई और उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक महीना छोड़ के मेरा एक्सीडेंट हो गया और उसके तीसरे महीने एक्सीडेंट के दौरान बेड पे रह के मैंने ओपनर कर लिया। अब लोगों को स्वाति स्वाति होने लगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो चीजें शुरुआत हुई, आज मैं उस बात को जरूर रखूंगी। वजह कि जो पिछली मेरी जिंदगी में हुआ वो मेरे भाग्य का दोष था या मुझ में कमी आ रही होंगी, वो अलग मुद्दा था। लेकिन हमारी कुछ बहनें यहाँ आने के बाद छोड़ देती हैं। क्यों छोड़ देती हैं? क्योंकि आने के बाद भी कठिनाइयां आती हैं। इसलिए इस बात को आज मैं जरूर रखूंगी। जब मेरी शुरुआत हुई, मैं चोरी चोरी मीटिंग जाती थी, वहां से फोन करते थे हमारे बच्चे घर से, मम्मी पापा आ गए हैं। मैं बोलती थी कि कह दो कि मम्मी मार्केट गई हैं या बता दो शीला आंटी के घर गई हैं। मेरी एक दोस्त थी और मैं वहां से भागते भगाते किसी तरीके से किसी भाई साहब से हाथ जोड़ती थी, भैया मुझे प्लीज घर पहुंचा दो। और मैं घर पे आती थी, अपनी साड़ी को, अपने जो भी ड्रेस वगैरह मैं पहने रहती थी उसको मैं अपने, एक दोस्त थी मेरी शीला, मैं उसके घर पे उतार देती थी। उसकी पुरानी साड़ी को पहन के मैं सीधा घर में एंट्री करती थी। मेरे हस्बैंड डायरेक्ट मुझे बोलने चालू कर देते थे, ये बता तू डेली डेली कहाँ निकली रहती है आजकल। मैं बताती थी कि जो है शीला की तबीयत बहुत खराब थी, देखने गई थी, देखो ना पुरानी साड़ी पहन रखी हूँ, कहाँ मैं जाऊंगी। ऐसे ऐसे करके समय गुजरता गया। धीरे धीरे फिर
मार्च में मुझे स्टार्ट करना था, काफी काम बढ़ना चालू हो गया और मुझे प्रॉपर काम करना पड़ गया। जब मैं काम को बढ़ाने लगी, उसी बीच जो है मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि मैं आरसीएम करती हूँ। मेरे हस्बैंड ने क्या किया, जब उनको सुनाई पड़ा कि ये आपकी बीबी जो है शैम्पू बेचती है, डायरेक्ट घर पे आए और बोले, आज के बाद से तू कमाएगी, तू पूरे घर का खर्चा देखेगी और मैं घर पे रहूंगा। आज के बाद से मैं दुकान पे नहीं जाऊंगा। मेरे घर पे 3 दिन चूल्हा नहीं जला। मेरे हस्बैंड दुकान पे नहीं गए। मेरे बच्चे कह रहे मम्मी प्लीज जिद छोड़ दो, हम लोग की पढ़ाई खराब हो जाएगी। मैंने कहा बेटा कैसे छोड़ दूं, अभी मेरी शुरुआत हुई है। सर मैंने टारगेट लिया है, मैंने सर को जुबान दिया है, मैं कैसे कर दूं। मैं रोने लगी। मैं गुरुदेव के पास कॉल की। मैंने कहा गुरुदेव मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गुरुदेव ने कहा बेटा वो आपकी फैमिली है, आप उनके साथ सदियों से रह रहे हो, 30 साल से आप उनके साथ रह रहे हो, आप उनको जानते हो, आप उनको भी मनाओगे और काम भी करोगे, यही मेरी गुरुदक्षिणा होगी। इस बात को जब मैंने सुना, मेरा दिल बाग बाग हो गया और मैं अपने आंसू को पोंछ के सीधे से छत के ऊपर से उतर के आई और मैंने दरवाजा बंद करके अपने हस्बैंड के साथ बैठ के मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा आज मौर्य जी मुझे लिखित दे दीजिए, जितना दिन मैं जिंदा रहूंगी उतना दिन आप मेरा जो है जिम्मेदारी ले लीजिए कि स्वाति जितने दिन पहले आपने मेरे लिए क्या किया मैं मायने नहीं रखता, अब आप मेरे लिए क्या करोगे, आप लिख के दीजिए कि स्वाति जितना दिन तुम जिंदा रहोगी उतना दिन मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले रहा हूं। उन्होंने कहा ये कौन ले सकता है। मैंने कहा जब नहीं ले सकते आप मुझे रोक क्यों रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं मुझे, ऐसा मैंने क्या कर दिया है। लेकिन उनके पास जवाब नहीं था। मैंने कहा मौर्य जी मैं आपको छोड़ दूंगी, प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं इतने साल आपके साथ रह ली, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अब मैं आपसे कह रही हूँ आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं नहीं रहना चाहती आपके साथ, मैं बहुत रह ली, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है तुम चली जाओ, कोई जरूरत नहीं है। हमने कहा आप मुझे तलाक दे दीजिए। कहें कि तलाक क्यों दे, तुमको जाना है तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको लास्ट टाइम एक बात समझाई। मैंने कहा मौर्य जी आपने मेरे साथ 28 साल गुजारा है, आप बताइए कि 28 साल में आपको पानी गर्म करना आता है। आपकी मम्मी बुढ़ी हो चली हैं, रोटी उनको कौन बना के देगा, आप बना के देंगे, आप पानी नहीं गर्म कर पाते हैं, आपको अंडरवियर धोना आता है, बताइए पहले रह सकते हैं आप मेरे बिना। अगर रह सकते हैं तो नो डाउट मैं चली जाऊंगी यहाँ से। लेकिन तब तब मुझे इतनी इनकम नहीं आ रही थी कि मैं कहीं रह के और जो है एडजस्ट कर पाती, लेकिन मेरा हौसला बुलंद था। मुझे ये था कि इनकम आ रही है, आज अगर यहाँ हजारों की इनकम आ रही है तो यहाँ लाखों की भी इनकम आएगी, ये विश्वास हो चला था मुझे। इसलिए मैंने उनसे कहा कि ठीक है अब मैं चली जाऊंगी। मैंने अपनी बिटिया से कहा बेटा खाना बना के ले आओ और पापा के दे दो, अगर पापा खाना खा लेंगे तो ठीक है, अगर नहीं खाएंगे तो हम चले जाएंगे। उसके बाद से बिटिया खाना बना के लाई और दे दी और बोली पापा जिद छोड़ दो प्लीज खाना खा लो, मम्मी चली जाएगी सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा, प्लीज पापा खा लो। बच्चे मेरे बहुत मनाए और उसके बाद उन्होंने भोजन कर लिया, वो खाना खा लिए और वहां से फिर धीरे धीरे हम शुरुआत किए। फिर भी हम फुल टाइम काम नहीं कर पाते थे, 1-2 घंटे दिन में काम करते थे और इस तरीके से हमारा चल रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि घर में बैठ के करना, बाहर नहीं जाना है, ऐसा उन्होंने बोल रखा था। मैंने मान लिया, मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद से फिर धीरे धीरे काम चलता रहा। एक टाइम आया कि 11 नवंबर को मेरे हस्बैंड का इलाज चल रहा था, बहुत पहले से उनके मुंह में कुछ हो गया था, लेकिन 11 नवंबर को एक फोन कॉल आता है मेरे पास, इनकी बायोप्सी हुई थी, रिपोर्ट आती है। तो जब मैंने फोन कॉल उठाया तो वहां से फोन आता है कि आप कौन बोल रही है। मैंने कहा कि मैं मौर्य जी की वाइफ बोल रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैम आपके घर में और कोई है, मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि एक मैसेज देना था, मैंने कहा सर बताइए। उन्होंने कहा कि कोई और हो तो मैम बताइए। मैंने कहा सर मैं ऐसी वैसी महिला नहीं हूँ, आप प्लीज बताइए, सर्वो सर्वा मैं ही हूँ, आप मुझे बताइए क्या बात है। उन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड कैंसर पॉजिटिव हो गए हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बिल्कुल इतना परेशान हुई, इतना परेशान हुई, मुझे जैसे लगा कि मेरी दुनिया उजड़ गई उस टाइम पे। और मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया। धीरे धीरे करके किसी तरीके से मैंने मैनेज किया और उसके बाद से हम लोगों ने तैयारी करी और उसके बाद हम लेके उनको लखनऊ गए। और उस दौरान जब मैं लखनऊ पहुंची, मुझे जैसे लगा कि अब
मुझे जो है आरसीएम छोड़ देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड इस सिचुएशन में है, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। मैंने गुरुदेव जी को फोन किया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा स्वाति तुम जाओ, तुम्हारे नीचे टीम लगी है बेटा, लोग काम कर रहे हैं, तुम जाओ, चिंता मत करो, तुम हस्बैंड को लेके जाओ। इस तरीके से मैं वहां पे रही, 3 महीने मैं लगातार रही अपने हस्बैंड को लेके। शटल हमारे हस्बैंड दुकान चलाते थे, 3 महीने शटल बंद थी, 1 रुपया नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा इनकम आ रहा था यहाँ से, जहां से हमारा जो है खर्चा चल रहा था। तब जाके मेरे हस्बैंड को धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं, काम बहुत अच्छा है, लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन आज मैं अपने बहनों से एक चीज कहना चाहूंगी कि यहाँ से हम लोग बहुत बड़ी कामयाबी लेके भी कभी कभी हट जाते हैं। वो हादसे भी मेरे साथ हुए। जब मैं यहाँ आई, लोगों से देखा नहीं गया कि बहुत अच्छा वर्किंग कर रही हैं, बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। हमारे ही टीम से कोई महिला हमारे घर आती है और कहती है, मेरी सासू माँ से कहती है कि तेरी बहू जो है वो बेश्या है, उसका अफेयर मेरे हस्बैंड के साथ है। इस तरीके से मेरी सासू माँ से कहती है। मेरी सासू माँ कहती है कि ऐसा नहीं है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। फिर वही महिला मेरे से बोलती है कि तू अपने हस्बैंड को बुला रही है कि मैं जाके दुकान पे वहां पे हल्ला करूं? बताओ। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया। मेरे हस्बैंड से कहती है कि मेरे हस्बैंड के साथ और जो है तेरी बीवी के साथ दोनों का अफेयर चल रहा है। इस तरीके से मेरे हस्बैंड से वो महिला बोलती है। यहाँ भी आने के बाद आपको बहुत परीक्षा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि सीता भी जहां सुख पा न सकी तो उस धरती की नारी है, हम उस धरती की नारी हैं, हकीकत है। और मेरे हस्बैंड ने जब कुछ नहीं बोला, सारी बात को सुना, लेकिन कुछ उन्होंने नहीं बोला। वो महिला जाके रोड पे एक एक लोगों को बुला बुला के कह रही है, इस महिला को जानते हो? तो जो लोग मुझे जानते थे, लोगों ने कहा कि हाँ मेरी भाभी है, मेरी चाची है, मेरी दीदी है, मेरी बुआ है, जो भी है। कहती थी कि मेरे हस्बैंड के साथ इनका अफेयर है। इस तरीके से लोगों ने मुझे पछाड़ना चाहा। इस तरीके से लोगों ने कहा, खोल के कहा कि तुमको आरसीएम करने नहीं देंगे, तुम करके दिखा देना। और उसके पीछे मेरे खानदान का हाथ था। खुद ब खुद आपके साथ भी होगा, लेकिन कभी भी पीछे मत हटिएगा, डटे रहिएगा। वो दिन भी मुझे याद है कि जब मुझे इतना जलील किया गया, मुझे बेस्या तक नाम दिया गया। उस दिन मुझे जैसे लग रहा था कि मैं औरत क्यों बनी मैं औरत। लेकिन नहीं, मुझे एक चीज याद आई कि आज वो सीता माता भी थी, उनको भी परीक्षा देना पड़ा था, और यहाँ हमें भी परीक्षा देना पड़ेगा। इसलिए जो है हम महिलाएं हैं, हमारे पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी कि हमको झेलना पड़ेगा, इतनी परीक्षाएं हमको देनी पड़ेगी कि जिसका कोई जवाब नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे फिर भी हम डगमगाए नहीं। वजह यही रही कि हम एनिवर्सरी नहीं गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले तुम इतनी बदतमीज नहीं होती हो महिला, तुमको ऐसे कह के जाती। इसीलिए मैं एनिवर्सरी नहीं अटेंड कर पाई, इसीलिए मैं भीलवाड़ा नहीं गई, इसीलिए मैं 8 मार्च को भी नहीं गई अभी भी, क्योंकि मुझे मना किए कि नहीं जाना है कहीं भी। तुम फील्ड में काम करो, लेकिन कहीं जाने नहीं दूंगा तुमको। तमाम सारे टूर आए, मैंने कोई टूर नहीं अटेंड किया, लेकिन अड़ी रही। विश्वास है मुझे, इस सिस्टम पे मुझे विश्वास है, इसलिए मैं अड़ी रही। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उस धूप में, जलती हुई धूप में जब मैं चलती थी ना, लोग मुझसे पूछते थे, स्वाति तुमको ये धूप नहीं लगती? मैंने कहा, आप मेरी नजरों से अगर देखेंगे ना, तो जो मेरे सीने में आग लगी है, जो सुलग रही है, जल रही है, वो आपको नहीं दिखेगा, वो मुझे दिखता है। क्यों? क्योंकि एक औरत 10 रुपया मांगती है ना, तो एक बारी नहीं 1000 बारी हस्बैंड पूछते हैं क्या करोगी। वही 10 रुपया बच्चा मांगता है ना, तो प्रेम से दे देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं चॉकलेट खाएगा। लेकिन आज मैं देने वाली हो गई हूँ, घर में चौका बर्तन करने वाली लगा दी हूँ। आज मैं एक रोजगार दे दी हूँ, उसको पेमेंट मैं करती हूँ। आज मैं फील्ड में ही हूँ, मेरे साथ मेरी बिटिया है, मेरी लाइफ लाइन है, साथ में बैठी है, फील्ड में ही हूँ। आज मैं एक मीटिंग करके फिर यहाँ पे
आज आप लोगों के सामने आई हूं और दिल में इतनी तूफान मची है कि जब तक यहाँ पे टेक्निकल एमराल्ड, जब तक मेरा खुद का सेमिनार नहीं लग जाएगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। चाहे जो भी हो जाए, जिसको जो करना है कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ तो सिर्फ आरसीएम करना है, फुल टाइम आरसीएम करना है, कुछ भी कोई कर ले। आज मैं किसी से भी डरती नहीं हूं। एक टाइम था किसी को आवाज नहीं उठा पाती थी, किसी से बातचीत नहीं कर पाती थी, लेकिन आज मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मेरे दिल में जो आग लगी है वो तभी बुझेगी जब यहाँ से सारे मेरे सपने पूरे होंगे। और सपनों की बात करें तो यहाँ से मैंने एक स्कूटी भी ले लिया है और आने वाले 5 सितंबर को मेरे गुरुदेव जी का जन्मदिन है। वहां से मैं जिस दिन इसलिए जो है लगेंगे भी पैसे। निवेदन है, विनती है कि आप लोग आए हो बस लगे रहना, डटे रहना, कामयाबी आपका कदम चूमेगी। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी कामयाबी आएगी नहीं, आपको भी मौका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कहते हैं कि यदि आग लगे ना सीने में तो खाक मजा है जीने में, तो आग लगा लेना है। जब तक हम लोगों को यहाँ से वो चीजें नहीं मिल जाती हैं तब तक हमको ऐसे चलते रहना, थकना नहीं, रुकना नहीं है। हम झांसी की रानी है, हम चंडिका है, हम चंडी है, हम दुर्गा है, हम काली है, सब कुछ हम ही है और हम लोग जो है कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है कि आप सभी लोग जो है लगे रहिए और बने रहिए, आपका भी वो दिन आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय आरसीएम, वॉल्टर पोजिशन है। ग्रेट, सुपर, शानदार ताली। यस, बहुत प्राउड बढ़िया। ऑफ यू, ग्रेट, सैल्यूट है ऐसी नारी को। और मुझे बहुत लग रहा है अच्छा। मोरिया नाम में ही करंट है मैम, मोरिया नाम से ही करंट आ जाता है, ऐसे लग रहा है मुझे। मैं तो आज यही चाह रही बिल्कुल थी प्रूव कर बोलने। दिया है स्वाति मौर्य मैम ने भी। ग्रेट। जी जी।